क्योंकि क्रम में अब मेरा नाम है तो मैं इसलिए बोल देती हूँ क्योंकि सब लोग मेरे सारे कोट्स बोल चुके हैं और सारे पॉइंट्स भी, तो अब जो थोड़े बचे हैं मैं इन लोगों को और मौका नहीं दे सकती है। हम लोग शाही कुपड़ पीढ़ी के लोग हैं। हमने विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ी नहीं है और हम बहुत उनके नाम से परिचित नहीं थे। और ये मैं अपने पीढ़ी के और दूसरे कवियों के बारे में, कुछ कवियों के बारे में जानती हूँ। हमें उनकी पुस्तकों के बारे में, तो हम पहले तो जिस बात के लिए मना किया वही करेंगे क्योंकि समय भी है हमारे पास कि धन्यवाद करेंगे रजा फाउंडेशन काशोर जी का कि हमें मौका दिया शाही जी को पढ़ने का। जो साहित्य क्यों है, सबसे पहले तो मैं बहुत समय तक समझती रही कि मुझे साहित्य क्यों नामक संकलन की आलोचना करनी है। बहुत बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे शाही जी की आलोचना थी। तो कुछ मैं अपने जो लिखे हुए टेक्स्ट की भी यहाँ पर मदद लेती जाऊंगी। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि शाही जी गांधी में आस्था रखते थे, लोहिया के समाजवादी के अनुयायी थे। उनकी चिंता हमेशा मनुष्य के आसपास रही है। उनका मानना था कि साहित्य का मूल उद्देश्य मनुष्य की स्वतंत्रता, उसकी पहचान की रक्षा करना होना चाहिए। और जैसे कि हम देखते हैं कि विश्व भर में दो तरह के विचार रहे हैं कि यदि मनुष्य को बदल दीजिए तो समाज बदल जाए, समाज को बदल दीजिए तो मनुष्य बदल जाएगा। पश्चिम में भी जॉन लॉक ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकारों पर जोर दिया था। तो शाही जी जो है वो एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और शिक्षा, मनुष्य के अपने बेहतरी से मनुष्य केंद्रित विचारों से वो आगे बढ़ते हैं। उनके लिए मेरे हिसाब से विचारधारा से पहले मनुष्यता आती थी और मनुष्य आता था। और दूसरे, जैसे कि हम आगे बात करेंगे कि आलोचना से ज्यादा महत्वपूर्ण उनके लिए हमेशा रचना थी। तो एक निजी तौर पे मैं भी थोड़ी देर पहले अशोक जी से कह भी रही थी कि मैंने शाही जी उसके बाद इतना पढ़ा है साहित्य को पढ़ने के बाद कि जब मैंने यहाँ आकर इनका ये बड़ा चित्र देखा तो मुझे इस चेहरे से प्रेम हो गया, इन साहसी निर्भीक आंखों से मुझे प्रेम हो गया। क्योंकि आप अपनी कल्पना में देख सकते हैं कि उन भाषणों को वो किस तरीके से देते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ प्रशंसा करूंगी, अंत में मैं कुछ आलोचना भी करूंगी जो शायद गलत भी हो सकती है, लेकिन ऐसा मैंने कुछ सोचा है। तो शाही जी जो है वो व्यक्तिगत शिक्षा और स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते थे। जैसा कि अभी मैंने कहा, उनकी व्यक्ति चेतना केंद्रित दृष्टि व्यक्ति को उसके पूर्णत्व में देखने का आग्रह करती थी। इसलिए मैं मानती हूँ कि वे अपने समय के जो आलोचना के तीन बड़े स्तंभ थे, और भी हो सकते हैं पर मेरे हिसाब से तीन थे, नामवर जी, मकतूबर जी और शाही जी। उनमें मुझे लगता है कि बाकी सबके अपने अपने गुण थे पर शाही जी ने अकेला होना भी चुना, क्योंकि उन्होंने बहुत स्थापित, कहते तो सब लोग हैं गढ़ और मठ तोड़ने की बात, लेकिन मैं उनका जितना भी साहित्य पढ़ती रही, मैं देखती रही कि वे अपने उस लेखन की वजह से लगातार अकेले रहे और उन्होंने उसकी परवाह भी नहीं करी। आप ये देख रहे हैं कि मछली घर के सिवा उनकी सारी किताबें उनके जीवनोपरांत प्रकाशित हुई। इससे ही आप समझ सकते हैं कि वे कितनी परवाह करते थे कि उनको बड़ा साहित्य का, और जिस दिन ये भय खत्म हो जाता है हमारे हृदय से कि कोई हमें बड़ा लेखक माने, बहुत उस दिन मुझे लगता है कि आपके पास एक कबीर की तरह सब कुछ छोड़ देने का भाव आ जाता है। फिर आप कुछ भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि शायद सबसे नए लोगों में मैं हूँ, पढ़ने वाले लोगों में से, लेकिन मेरे वरिष्ठ में भी इन आप में से कोई भी ये नहीं कहेंगे कि शाही ईमानदार नहीं थे। बाकी उनको उनको आप इसलिए खारिज नहीं कर सकते, आप उनसे असहमत हो सकते हैं, क्योंकि वे ने जो कुछ कहा वह उनका अपना केवल सच नहीं था। अभी मैं उनके चार जो आधारभूत विशेषताएं देखती हूँ उनकी किताब पढ़ते हुए, वो मैंने अपनी कुछ, मैं वही बातें कहूंगी जो मैंने बेसिक थोड़ी सी अपनी स्थापनाएं की हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो बताई जा चुकी हैं। पहले तो उनके जो निबंध है उनमें विषय वस्तु के उपयुक्त उनका जो टोन है काफी गंभीर और वैचारिक है। एक विचार में वो गहरे और गहरे उतरते जाने की जो उनकी सामर्थ्य प्रवृत्ति है, वो इस तरह के जो विषयों पे वो लिखते हैं उसके संग पूरा न्याय करती है। वहीं दूसरी तरफ वे अपनी अभिव्यक्ति में पर्याप्त धारदार विभाग भी दिखते हैं। बहुमत और प्रचलित धारा के साथ चलने की कोई उनके ऐसा नहीं है कि बाध्यता हो कि सब ये कह रहे हैं तो मैं भी कहूँ।
दूसरी विशेषता है कि उनके निबंधों की जो थीसिस है वो बहुत स्पष्ट है। वे अपने दावे और तर्क पर बराबर टिके रहते हैं। आप कहीं उन्हें ढुलमुल होते हुए नहीं देखेंगे। अपनी निश्चित दिशा में निशंक विकसित होते हैं। इसका एक अर्थ यह भी है कि वे अपने उठाए हर बिंदु पर एक तार्किक युक्ति या कह सकते हैं युक्तियां प्रस्तुत करते हैं। तीसरी विशेषता है जिसके विषय में अधिक नहीं कहूंगी कि निबंधों की सुसंगत संरचना है और चौथी है पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य। केवल इस चौथे पॉइंट की वजह से आप इस व्यक्ति से बहुत मोहब्बत कर सकते हैं, क्योंकि वे अपना कोई भी विचार बिना टेक्स्ट के साक्ष्य के प्रस्तुत नहीं करते हैं, और इसीलिए आप भी कह सकते हैं कि वे पूरी विचारधारा के लोग कह रहे हैं कि भाई वो विरोध में नहीं थे, असहमत थे। ठीक है, असहमति दर्ज उन्होंने किस दम पे करवाई, वो बिना टेक्स्ट के एक बात भी नहीं कहते। प्रभु ने इसीलिए उन्हें कोई गलत साबित कर ही नहीं पाया कि नहीं इन्होंने ये बात बेबुनियाद कह दी, गलत कह दी, क्योंकि मैं इसी बात के लिए मुरीद हो गई। उनके निबंध पढ़ते हुए मैंने उस समय के टेक्स्ट पढ़े हैं जो अन्यथा मेरे हाथ नहीं लगते। ये वे अगली पीढ़ी के लिए काम करके थे। अच्छा, वक्तव्य शैली में लिखे हुए हैं उनके ज्यादातर, भले ही मैम ने जैसे बताया कि पांडुलिपि है पास, लेकिन वो संवाद वाली शैली जैसे वो उद्बोधित कर रहे हैं उस तरह की शैली है, तो उसकी अपनी जो कहते हैं मजबूती भी है और अपनी दुर्बलताएं भी है। अच्छा, ठीक है। बाकी उनके कुछ भाषण भी हैं जिनको, ऐसा मैं सही हूँ क्या, कलेक्ट किया गया है जी। तो चूंकि ये तथ्य ही पता चला तो फिर मैंने थोड़ा सा बदलाव किया। तो उसकी अपनी कुछ जैसे कि मैं कह रही हूँ कि उसकी अपनी विशेषताएं भी होती हैं वक्तव्य शैली में होने की, और कुछ कहीं कहीं आप कभी देखिए, आप आजकल हम लोग बोलकर गूगल में चीजों को टाइप करते हैं, जिन चीजों को आप डायरेक्टली लिख रहे होते हैं वे अधिक सुलझी हुई और संक्षिप्त होती हैं। जिनको आप बोलकर आप टाइप करते हैं उनमें से आपको बहुत काट पीट करनी पड़ती है। यदि भाषणों को हम ज्यों का त्यों संकलित करेंगे तो उसमें जो थोड़ी सी कमी होगी वो कहीं कुछ इस तरह की चीज है। एक और चीज में, जैसे साहित्य क्यों इस संकलन का नाम भी है, और यहाँ पर भी हम प्रासंगिकता और सार्थकता लेखक के अपने लिखने की, इसके बारे में जो उन्होंने गालिब का वक्तव्य दिया है, इसमें मैं दो बातें कहना चाहूंगी। पहली तो यह है कि उनका मानना था कि लेखक को लिखते समय हमेशा ये चीज देखते रहना चाहिए कि साहित्य से बाहर उसका अवदान क्या है। साहित्य में उसका अवदान है, ठीक है, उसके बाहर लगातार देखते रहना चाहिए कि उसके लिखे की प्रासंगिकता क्या है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर उनसे असहमत तो नहीं होती हूँ, एक अलग विचार देती हूँ। मुझे पश्चिम के दो कवि याद आते हैं, वो सिर्फ मंडलस्टैम, आपको याद होगा कि स्टालिन ने उन्हें गिरफ्तार करके साइबेरिया में भेज दिया था और उसी साल उनकी मृत्यु हो गई थी कैद में। उनकी पत्नी नाजिज़दा, जिनके नाम का शाब्दिक अर्थ भी आशा है, अपने पति के कैद में उन्होंने बहुत ही हताशा, अंधेरे और नाउमीदी में एक पुस्तक लिखी थी, होप अगेंस्ट होप। और जब उस साल उनकी मृत्यु हो गई तो उन्होंने एक और पुस्तक लिखी, होप अबंडेंट। क्या उम्मीद थी उनके पास, क्या आप कह सकते हैं पुरस्कार था उनके पास लिखने का, और उन्होंने लिखा, क्योंकि अंधेरे में वही एक रस्सी थी जिसे पकड़कर उस धूप से बाहर आ सकती थी। दूसरी तो आप सब जानते हैं, अन्ना अख्मतोवा, जो कि अपने अंतिम समय में न सिर्फ नजरबंद थी बल्कि बहुत बीमार थी, डिप्रेस थी बहुत ज्यादा, तब भी अंतिम समय तक लिखती रही। उनके पास भी ऐसा क्या प्रोत्साहन था। तो यदि लेखक के पास अपने ही लेखन की अंदर की शक्ति नहीं है, बाकी और कौन सी चीज उसको लिखने के लिए बाध्य कर सकती है या प्रोत्साहित कर सकती है। ये एक बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके वो वाले विचार गलत साबित हो जाते हैं। ये मेरे भी कुछ इस विषय में विचार है। उन्होंने जैसा कि अभी अपने सदानंद साई जी ने भी कहा है कि वे कहते थे कि हर व्यक्ति प्रतिष्ठानों से लाभ तो लेना चाहता है, जैसे हम रजा के उसमें भी दे सकते हैं संदर्भ में। अच्छा, ठीक है।
प्रतिष्ठानों से लाभ तो लेना चाहता है, पर मौका पड़े न पड़े उनकी निंदा करने को तत्पर रहता है। शाही आदर्श के विपरीत वस्तुति स्थिति का उद्घाटन करते चलते हैं। उनके हिसाब से प्रतिष्ठान का अर्थ है संस्थाएं, पुरस्कार, गोष्ठियां, पत्र पत्रिकाएं, विश्वविद्यालय, प्रचार, विद्रोह, अभिनंदन इत्यादि सब। और उनका ये कहना है कि ये दोनों जो है एक दूसरे के धुर विरोधी नहीं है, बल्कि जो रचनात्मक सृजन है और प्रतिष्ठान वे एक दूसरे के साथ चलने चाहिए। तो इस तरह की से मैं देखती हूँ कि बहुत व्यवहारिक दृष्टिकोण भी उनका रहा है। बीच की कुछ चीजें मैं छोड़ती जा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनका एक पूरा आलेख है पुनर्मूल्यांकन पे, और ये आलेख मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वे कहते हैं कि अतीत की रचनाओं का पुनर्मूल्यांकन जो है ये करना बहुत आवश्यक है। अपने आप में शुभ संकेत है कि आप पीछे जाकर पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अतीत की रचनाओं का पुनर्मूल्यांकन का मतलब है कि उनका खंडन और उन्हें ध्वस्त कर देना, जबकि वर्तमान से उनका संबंध जोड़ना इस पुनर्मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उन्होंने कहा कि प्रगतिवाद ने साहित्यिक आलोचना को एक दिशा तो दी है, लेकिन यह पूरी तरह से पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं बन सकता, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य अतीत की वैधता को स्थापित करना है, न कि नए संबंधों का निर्माण करना। उनका कहना था कि पुनर्मूल्यांकन के लिए केवल समय का बीतना पर्याप्त नहीं है। अभी हम लोग पुनर्मूल्यांकन ही कर रहे हैं साहित्य की रचनाओं का, इसलिए मुझे लगता है कि इन बातों को कोट करना यहाँ जरूरी है। इसके लिए गहरी अंतर्दृष्टि और सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। देखिए, हम लोग ये तय कर सकते हैं कि हम किसी भी पुराने लेखक के ऊपर बोलते समय हम पहले ही तय कर सकते हैं कि हम उन्हें ध्वस्त करना चाहते हैं या हम उन्हें उठाना चाहते हैं। इसके बजाय हम उनका टेक्स्ट पढ़कर उतनी ही सच्चाई से प्रस्तुत करें, यही असल में पुनर्मूल्यांकन है, ताकि अभी आने वाली पीढ़ी उसको उससे अच्छी तरह से जुड़ सके। नहीं हुआ तो मैं देख रही हूँ। अभी मैं अंत वाला सिर्फ बता देती हूँ आपसे। मैं सर संचालक हूँ, अभी नहीं हुआ। 2 मिनट एक्चुअली 3 मिनट है, मैंने साइड जी को 1 मिनट, लेकिन सर फिर भी मैं आखिरी में साहित्य की आलोचना की सबसे बड़ी ताकत उनकी गहन और सूक्ष्म विश्लेषण करने की क्षमता में है। ये सब वे कहते हैं कि जायसी बड़े कवि इसलिए नहीं थे कि वे धर्मनिरपेक्ष थे, बल्कि उन्होंने प्रेम को धार्मिकता के ऊपर रखा, ये उन्होंने बताया। और जायसी को भी वे अपनी तरह बहुत साहसी मानते थे। अब मैं उनकी जो चीजें उनके लेखन में नहीं है वह बताकर मैं अपनी बात खत्म करूंगी। ये असल में ऐसा नहीं है कि उनके लेखन की आलोचना मतलब कोई दुर्बलता बता रही, और ये चीजें उनके लेखन में नहीं है। जैसे मुक्तिबोध अपने एक तरह का स्पेस क्रिएट करते हैं भाषा के भीतर, उसके भीतर का उबड़ खाबड़पन, उसके भीतर की बेचैनी विदेशते हैं। ये यहाँ नहीं देखती हूँ। उनकी भाषा कह रही है, ये वैचारिक है, जो ये कह रहे होते हैं वही कह रहे होते हैं, आंतरिकता नहीं है इस भाषा में। बहुत ये मेरा मतलब गलत भी हो सकती हूँ, पर ये बात है। दूसरे जैसे कि हमारा समय निबंध मैंने 2-3 बार पढ़ा, दुरूह है, उसमें थोड़ी सी क्रमबद्धता नहीं है, तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। पर ये तो खैर ऐसा होता है कि हर लेखक की हर चीज एकदम ठीक नहीं होती है। निबंधों में आंतरिक लय का अभाव है, मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा शुष्क है, क्योंकि हम लोग कवि हैं बेसिकली, हम लोगों को थोड़ा पोएटिक सा गद्य पढ़ने की आदत है, उस तरह का। निबंधों का जैसे मैंने कहा कि अर्थों की परतें नहीं है उसमें, और कि विषय वस्तु ऐसी है कि जिसमें विवरण प्रधान भाषा ही अधिक उपयोगी सिद्ध हुई है, और बोलने की भाषा स्वाभाविक रूप से थोड़ी बिखरी हुई होती है, और उनके निबंध भाषा में प्रयोजन मूलक है, कम्युनिक, और ये वाद विवाद से उत्पन्न आलोचना थी, अतः उसकी एक सीमा थी। और बिकॉल मलयज भी शाही की आलोचना का आकाश खंडित है, हालांकि ये उन्होंने किस उसमें कहा है उसका विस्तार का भी समय नहीं है। इन्हीं के समानांतर धर्मवीर भारती थे,
जिनकी ताकत उनका रोमांटिसिज्म थी, वे भावुकता को भी बुन लेते थे। शाही जी के यहाँ रोमान नाम की कोई चीज नहीं है, जबकि वो कवि भी थे, ऐसा नहीं है कि वे केवल गद्य लेखक थे। रोमान नाम की कोई चीज नहीं है केवल विचारों की दुनिया। और उसमें आप कह सकते हैं कि शास्त्रीय अनुशासन को मानने वाले प्रबुद्ध लेखक थे, किंतु शास्त्रीय अनुशासन ही सब कुछ नहीं होता। इसके साथ अत्यंत प्रेम व सम्मान के साथ मैं उन्हें नमस्कार करते हुए अपनी भाषण अभी अरुण कमल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, कृपया आए अपनी बात।